हाँ जी, कल की क्लास में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया था। जो लोग केवल फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए उतना ही काफी था, पर जो लोग सेकंड ग्रुप भी देने वाले हैं उनके लिए आज मैं रिवीजन करवाऊंगी आपको एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, या कह दूं एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जो एग्जैक्टली आपके सीएमए फाइनल एससीएम के पेपर में भी सिमिलर ही है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखा? इस चैप्टर के अंदर हमने वही पीवी रेशो, वही बीईपी, वही एमओएस या डिजायर्ड प्रॉफिट, ये सब चीजें जो भी सीखी थी उन्हीं की हेल्प लेके कुछ डिसीजन लिए। जो डिसीजन मेकिंग कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है, जिसके अंदर आप क्या डिसीजन लेते हैं कि एक्चुअली किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर कोई कंपोनेंट चाहिए तो उसको खुद बनाएं या बाहर से लेकर आएं। अगर हमें किसी ने कोई प्रपोजल दिया है तो हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। या फिर आपका की फैक्टर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, या फिर रिप्लेसमेंट डिसीजन, कोई मशीन हमारे पास है, हम उसे अभी रिप्लेस कर दें या उसी से कंटिन्यू करें। शिव कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, मेरे पास में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की चॉइस है तो मैं कौन सा चूज करना चाहूंगी। अगर मैं खुद बना रही हूं तो मैं खुद बनाऊं, या फिर मैं सब कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, यानी किसी और को कह दूं मेरे बिहाफ पे बनाने को। मेरा बिजनेस आज जितना चल रहा है मैं उसका विस्तार करूं, या फिर मैं अपने बिजनेस को शट डाउन करूं या कंटिन्यू करूं। ये कुछ डिसीजन थे जो आपने इस चैप्टर में मेरे साथ में सीखे थे। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ एक क्वेश्चन है काम के, मैं आपको पहले बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। एक टाइप तो आपने देखा था जिसके अंदर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट देखी थी वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट देखी थी। दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इनिशियली आपकी बुक में इस चैप्टर में दिया गया होगा। उसके बाद दूसरी तरह का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यानी आपको कुछ ऑफर आएगा बाहर से, एक्सपोर्ट का आ सकता है, कोई दूसरी कंपनी से आ सकता है, कोई और कस्टमर आ सकता है। आपको बस ये बताना है कि हमें उस सामने वाले के ऑफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तीसरी तरह का जो की फैक्टर वाला क्वेश्चन था जो आपका कॉस्टिंग में, वही सेम। एंड द फोर्थ वन इज कि आपने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या फिर खुद ही बनाना चाहिए, या फिर खुद ही बनाना चाहिए। ये वाले जो मेन क्वेश्चन है उनकी तैयारी आपको करनी है। साथ में तो मैं मार्क करवा देती हूँ, साथ में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी तो आपको सारा याद भी आ जाएगा। शुरू से देखते हैं आपका एक एक क्वेश्चन इन सब के। ठीक है, ये आपका एमए की बुक का फोर्थ चैप्टर है। एमए की बुक का थर्ड चैप्टर इज अबाउट सिंपल वाला मार्जिनल कॉस्टिंग जो मैंने कल सिखाया था, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आप कहीं सोचने बैठो कि हमने इस तरीके से कर दिया, बुक ने इस तरीके से किया है तो हमारा गलत तो नहीं। तो इसमें आपका गलत नहीं, इस वाले का क्वेश्चन का आंसर मैच होना चाहिए, बाकी चाहे आपने निकाला कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में, पहले पता लगाना कि अगर ये क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाता है तो हमें कैसे पता लगेगा ये मार्जिनल का क्वेश्चन है। पहला सवाल तो ये आना चाहिए इस पॉइंट पे। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, क्या दिखेगा आपको कि कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, नेट प्रॉफिट उसको इतना होता है, सेलिंग प्राइस इतना है, 6000 पीस सेल कर रही है, 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है, कॉस्ट ऑफ सेल कुछ इस प्रकार है। इससे भी मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर जब मैंने नीचे पढ़ना शुरू किया तो इसने बोला कि इस साल ऐसा होता है कि फिक्स चार्जेस बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर भी महंगा हो जाएगा, मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हम भी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना ही चाहते हैं। अब यहां से जो लाइन आई इससे आपको पता लगेगा एग्जैक्टली ये चैप्टर किसका है। इसने बोला उसको मिला एक ऑफर, और ऑफर का नाम सुनते ही आपको याद आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग के एप्लीकेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आपका ऑफर ये है कि आप अपनी बची हुई 20% कैपेसिटी को यूज कर लें तो आप मिनिमम प्राइस कितना तय करेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट 16,730 हो। इसके अंदर कॉस्ट में सीखे गए जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे काम आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूं? इसने बोला ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो, 16,730, यानी कि अभी मैं कितना कमा रही हूं अगर मैं वो माइनस कर दूं, यानी 16,730 का प्रॉफिट मुझे कब कमाना है, जब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ
तब मुझे पूरी कंपनी में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर मैं अभी ऑलरेडी होने वाले प्रॉफिट की अमाउंट को इसमें से लेस कर दूं तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस ऑफर वाले 20% से इतना कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोले कि आप अभी अपने 60% कैपेसिटी पे काम करते हुए 80,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो अभी, और आगे आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो आपको क्या पता नहीं लग जाएगा कि उस बड़ी हुई कैपेसिटी से कितना और कमाना है? 20,000 और कमाना है। तो यहां मैंने अगर ये निकाल लिया कि मुझे इस नए प्रोजेक्ट से कितना कमाना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के क्या मुझे वो नहीं मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पजल की तरह होते हैं, तो इसमें देखना जैसे मैंने आपको स्टेप बताए, टोटल प्रॉफिट में से प्रेजेंट प्रॉफिट माइनस करना है, वैसा ये करेगा। सबसे पहले ये निकालेगा कि आज की डेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद में ये करेगा कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए, उसमें से ये उस अब वाले प्रॉफिट को लेस करेगा और एक्स्ट्रा चीज आपको पता चलेगी, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। दिस इज, यही किया इसने। ये तो है टोटल कितना चाहते हो, ये है आज कितना कमा रहे हो, तो एक्स्ट्रा कितना कमाना चाहते हो। फिर मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा कितना कमाना चाहते हो, उसमें एक्स्ट्रा लगने वाला खर्चा कर दोगे ना, जोड़ दोगे तो सेलिंग पता लग जाएगी, और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन को पहचानना और क्वेश्चन को करना, ये दोनों चीजें समझा रही हूँ। बाकी इतना समझाने के बाद आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट शीट से रिलेटेड ही है। दिस इज ओनली योर कॉस्ट शीट, नथिंग एल्स। तो आज की क्लास में जब आप मेरे से तरीका और टेक्निक समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर खुद से कर लेंगे, फिर कभी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। इसको जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इसने बोला कि प्रेम इंडस्ट्रीज कंसीडरिंग मेकिंग इट्स ओन मोटर कास्टिंग्स। पहली बात, ये कंपनी ये सोच रही है कि हम खुद बनाएं, यानी कि आज की डेट में नहीं बना रही। कहां से लेके आ रही है? बाहर से लेके आती है। कितने रुपए में पड़ता है? 20 रुपए 50 पैसे में पड़ता है। और दिस परचेज प्राइस डू नॉट इंक्लूड ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट which Prem estimates to be 2 rupees per unit। तो जरा बताएं कि ये कहता है कि मैं खरीद के 20 रुपए 50 पैसे में लाता हूं, उसके अलावा भी मेरे 2 रुपए लग जाते हैं। हिमांशी, मैंने अभी एक ही क्वेश्चन करवाया है, उसके अलावा भी मेरे 2 रुपए लग जाते हैं, तो यानी मेरे को अगर मैं खरीद के लाऊं तो कितने रुपए का पड़ेगा? कोई शक इसमें कि 22 रुपए 5 पैसे का पड़ेगा। अगर मैं ये मोटर कास्टिंग खरीद के लाऊं तो 20.5 की तो ये मुझे मिलेगी, प्लस उसके अंदर ये ऑर्डरिंग वगैरह की कॉस्ट लग जाएगी, तो मुझे ये 22.5 का पड़ेगा। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, नीचे कहता है कि प्रेम को लगता है इट कैन मैन्युफैक्चर 6500 रिक्वायर्ड यूनिट्स एट अ लोअर कॉस्ट। यानी इस कंपनी वाले को लग रहा है कि ये खुद बनाएगा ना तो सस्ते में पड़ेगा, और इसको चाहिए कितनी यूनिट्स? इसको चाहिए 6500 यूनिट्स। तो इसने बोला कि इस तरीके से कुछ खर्चा पड़ेगा, तो मुझे बताइए, ये ऐसा कह रहा है मुझे सुझाव दो, मैं क्या करूं, मैं बनाऊं या मैं लाऊं? अगर मैं बनाता हूं तो मेरा खर्चा ऐसा ऐसा है कि एक तो मटेरियल का लगता है, एक लेबर का लगता है, एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का लगता है। अगर मैं खरीद के लाता हूं तो फिर मेरा 20.5 तो वो खर्चा है और 2 रुपए का वो खर्चा है। मैं दोनों में से क्या करूं? तो आप अगर इसकी जगह होते तो आप क्या करते? आप खुद बनाते या खरीद के लाते? आपको सीधा सीधा क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर अगर आप बनाते हैं तो आपका खर्चा इतना बैठता है, और अगर खरीद के लाते हैं तो इतना बैठता है। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप खुद से बना लो उसको। यही बात नीचे लिखी गई है कि प्रेम इंडस्ट्री की इनकम बढ़ जाएगी अगर वो उसे खुद को बना लेते हैं। यानी कि कितने से बढ़ेगी? 8,125 रुपए पूरे साल में उसको बच जाएंगे अगर वो ऐसा कर लेते हैं। तो ये आपको डिसीजन देना था, और दोनों ही तरीके में आपने कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाई कि जब आप खुद से बनाएंगे तो आप उसको बेचेंगे, और बेचने पर आपको किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कितनी यूनिट बेचा करते थे, ऐसा कुछ लिखा है क्या?
कितनी यूनिट सेल करते थे, क्या हमें क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बताया है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये सब एज्यूम ही कर रहा है क्या? 4800 यूनिट के लिए सेल्स रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये सब इसने किसके 4800 के लिए, हमने तो कहा नहीं। प्रेम इंडस्ट्री का ये एनालिसिस दे दिया। क्वेश्चन ही इतना है, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, पर आपको जितना बताया गया है उस हिसाब से आपने बस इतना बताना है कि इसके लिए क्या बढ़िया है, वेदर टू मेक और वेदर टू बाय। और अगर ये बोलता कि अगर 4800 यूनिट ही सेल हो सकती है तो उसके केस में हम बनाएं या खरीद के लाएं, तो ये सेम कैलकुलेशन आप उसके लिए भी कर देते। कैसे करते? 4800 में अगर हम बनाते हैं तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते आप 6.25, 10 और 5, तीन तरह का खर्चा तो बनाने पर आता है। और अगर आप खरीद के लाते तो इन दो से मल्टीप्लाई कर लेते 20.5 और 2 से, दोनों में से जो ज्यादा आ रहा है आपको उसके उल्टा डिसीजन देना है कि आप ये कर लो, प्रेम एंड कंपनी, बस। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? आपका फॉर्मेट होना चाहिए कि ये तो आपका लेवल है, मतलब कितनी यूनिट्स है और इसके लिए डिसीजन लेना है। एक तरफ मेक आएगा, एक तरफ बाय आएगा, दोनों की कॉस्ट लिखी जाएगी, फिर दोनों का टोटल लगाया जाएगा और फिर नीचे लिखा जाएगा क्योंकि ये वाला कम है इसलिए हम ये वाला डिसीजन लेते हैं। तो मेक और बाय इतना इजी है। फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जो मैंने आपको बोला कि ये ऑफर वाला जो है इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपके एमए के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट, क्योंकि आपका फाइनल में ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। क्या कहता है ये कि आपके पास कोई ऑफर आया, कैसा ऑफर आया कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है जो आपका हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री जो है यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन मैं आज 80% पे काम कर रही हूँ और इसको मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी का आधा चाहिए, यानी ये मेरे से कितना परसेंट चाहता है? 50% चाहता है। इसको 50 देने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि आज जो मैं काम कर रही हूँ उसमें से मैं 30 छोड़ दूं, ठीक है, और 20 बचा हुआ यूज कर लूं। एक ऑप्शन ये है कि आज वाला 80 तो पड़ा रहे, बाकी का 20 यूज हो जाए और 30 हम कहीं से बढ़ाने की कोशिश कर लें। देखो, अगर आपके पास कोई चीज 100 है, ठीक है, आप उसमें से 80 ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपके पास स्पेयर केवल 20 ही है और आपसे कोई मांगने आ गया, वो कह रहा है मेरे को 50 दे दो, तो कैसे दे दोगे? या तो आप इसमें से 30 निकाल के और ये वाला 20 मिला के दे दोगे 50, या फिर आप इस वाले 80 वाले को अगर मना नहीं कर सकते तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 30 मार्केट से और ले आओ या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ और उसके बाद उस बंदे को ये 50 दे दो। तो हमें यही सब बताना है इसके अंदर कि हमें कौन सा वाला मेथड यूज करना है एग्जैक्टली। जो इसने बोला, पहला ऑप्शन तो ये है कि इस ऑर्डर वाले को बाय बाय बोल दो कि जो आज कर रहे हो वही करते रहो, तो इस केस में तो प्रॉफिट इतना ही होगा, सोचने की बात ही नहीं है। आपने ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, जो आप आज कर रहे थे वही कर रहे हो, यानी प्रॉफिट इतना ही होगा। तो मैम क्या ऐसा लिख के आ सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वही प्रॉफिट होगा? नहीं, सारी स्टेटमेंट वापस बना के आनी पड़ेगी कि ए पॉइंट के अंदर अगर होता है तो प्रॉफिट 1,20,000 आएगा। दूसरे वाले पॉइंट में कहता है आपने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और split capacity equally between overseas and domestic and turn away excessive domestic demand। इसने बीच का रास्ता निकाला, इसने बोला कि मैंने सामने वाले का ऑफर कर लिया है एक्सेप्ट, और मेरे पास जितनी कैपेसिटी थी उसको मैंने इक्वली दोनों में बांट दिया है, आधा दे दिया ओवरसीज को, आधा दे दिया डोमेस्टिक को, और डोमेस्टिक को जो पहले एक्स्ट्रा दे रखा था उसको मना कर दिया, यानी जिसको 80 दे रखा था इससे 30 वापस ले लिया, अब इसको भी 50 दे रखा है और बाहर से जो मांगने आया था उसको भी 50 दे रखा है, जोड़ लगा लो 100 हो गए, पूरा 100 हो गया है। यानी आपने एक तीसरा बीच का रास्ता निकाला कि जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनको 50 दे दिया जाए और जो आपके डोमेस्टिक वाले हैं उनसे 30 वापस ले लिया जाए और दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो इस केस में आपको कितना प्रॉफिट होता है वो निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 3 कॉलम बनेंगे, ऑप्शन 1 जिसमें आपने ये किया, ऑप्शन 2 जिसमें आपने ये किया और ऑप्शन 3 जिसमें आपने ये किया।
ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 और अल्टरनेटिव 3। जैसा जैसा आपने किया वैसे वैसे आपकी सेल और कॉस्ट पे असर पड़ेगा। सेल और कॉस्ट पे असर कैसे पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये सेल पहले जब 80% पे थी तब 12,80,000 थी, आज आपने इसको 50% पे कर दिया तो कितना हो जाएगा? अगर 80 के लिए 12,80,000 है तो 50 के लिए कितना होता है? सौरभ 8 लाख बता रहे हो, तो ये तो आपका 8 लाख तो है, क्या है? डोमेस्टिक वाला सेल। बाकी पे 50% पे भी आपका आंसर तो 8 लाख ही आ रहा है, लेकिन उन लोगों को आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी उनसे आप 7,20,000 ले रहे हो, तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी कितनी? 12 लाख नहीं, 8 7 15, 15,20,000। इसी तरीके से जैसे आपकी कॉस्ट थी, जैसे कि ये 4 लाख की वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट कैपेसिटी पे है? 80% पे। तो अब आप अपने पूरे 100% पे काम कर रहे हो, 50 यहां यूज कर रहे हो और 50 यहां यूज कर रहे हो, तो ये कॉस्ट कितनी लगेगी? ये अब लगेगी 5 लाख। इसी तरीके से जो आपका लेबर था, जो पहले 1,60,000 तब लगता था जब 80% पे काम होता था, आज मैंने 100% पूरा काम करना शुरू कर दिया है, तो ये 2 लाख हो जाता है। वेरिएबल ओवरहेड 80 थे 80% पे, तो 100% पे कितने हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे। उसके बाद में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 7,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट में सेकंड वाले पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, यही की यही लिख दी 5,20,000 और प्रॉफिट आ गया। यानी अल्टरनेटिव 1 और 2 तो आप किसी भी हाल में गलत नहीं करना अफोर्ड कर सकते, और स्टेप वाइज मार्किंग में आपके कम से कम 2 अल्टरनेटिव सही होने पर आधे से ज्यादा नंबर बन जाते हैं। अगर ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 तो आपने यही कमा लिए, ठीक है, 7 से ज्यादा ही कमा लिए, एक ही तो कॉलम बाकी है ना। उसके बाद तीसरे कॉलम की बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन दिया है कि आपका इक्विपमेंट खरीदा है आपने एक, जिससे आपकी कैपेसिटी 10% से बढ़ गई है, और थर्ड वाले में आपने किया क्या? अपनी कैपेसिटी कुछ इस तरीके से बढ़ाई कि किसी को भी नाराज नहीं किया। प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल वाले को भी 80% दिया, और जो आपका मांगने आया था एक्सपोर्ट वाला उसको उसका 50 दिया, यानी इसको इसका 80 और उसको इसका 50 दूंगी, तो मुझे 100 से 130 पर पहुंचना होगा। अब मुझे 100 से 130 पर पहुंचाने के लिए किसी चीज की मदद लेनी पड़ेगी, जिसने बोला कि 100 से 110 तक पहुंचने में तो आपकी मदद किसने की? 10% इंक्रीज करने में तो एक मशीन ने की, जो मशीन आप खरीद कर लेकर आए थे, ठीक है। उससे ऊपर कितना जाना है? अभी मुझे 20% और आगे जाना है, जिसमें हेल्प कौन करेगा? वर्क ओवर टाइम एट 1.5 द नॉर्मल रेट टू मीट द बैलेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी। ये कहते हैं कि ओवर टाइम जब वो काम करते हैं तो उनको नॉर्मल रेट का 1.5 गुना मिलता है, यानी 1 गुना तो रूटीन वाला मिल रहा है और आधा जो एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 50% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है इसके लिए, इस 20% कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो 20% के लिए वेजेस होता कितना है? आपका वेजेस 80% के लिए 1,60,000 था, तो 20% के लिए कितना? 40,000 का ओवर टाइम तो आधा है ना, पूरे 40,000 तो नहीं मिलेंगे। ओवर टाइम इज 50% ऑफ दिस, यानी ओवर टाइम कितना हुआ? 20,000। ये आपने ओवर टाइम में लिख दिया 20,000। और नॉर्मल जब आप वेजेस की कैलकुलेशन कर रहे थे तब 80% पे 1,60,000, तो आज आप 130 पे काम कर रहे हो, तो कितना मिलना चाहिए? 2,60,000। एक ही कैलकुलेशन है जो इसमें सीखने लायक है, जिसको मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया कि कैसे ये निकला। यहां से यहां तक तो मशीन ने पहुंचा दिया था, सिर्फ इस 20% के लिए लेबर लगाई थी, 20% की अमाउंट कैलकुलेट की, उसका आधा ओवर टाइम होता है, यानी 40 के बजाय ओवर टाइम वॉज 20 ओनली। बाकी की चीजें सेम उसी तरीके से 130 के लिए आप निकाल लेंगे, जो चीजें 80 के लिए दी गई है उसको 130 के लिए निकालेंगे। एक चीज और बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है
40,000 से, तो अगर आज मेरे 5,20,000 लग रहे थे तो अब 5,60,000 फिक्स्ड कॉस्ट पे लगेंगे। इसी तरीके से तीनों सिचुएशन में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो देख लीजिए एक बार। शिव पूछ रहा है मैम एक बार ये ऊपर सेल कैसे निकली वो बता देना। सेल 7,20,000 कैसे आया, चलिए सुन लीजिए। देखिए ये सेल जो है ये थर्ड वाले में और सेकंड वाले में दोनों में बता देती हूँ। सेकंड वाले केस में आप अपनी 50% कैपेसिटी तो डोमेस्टिक दे रहे हो और 50% आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी आप 100% पे काम कर रहे हो। और ओरिजिनल क्वेश्चन में जो डेटा है दैट इज ओनली फॉर 80%। तो 80% के लिए अगर सेल 12,80,000 है तो इस 50% के लिए कितनी होगी और इसके लिए कितनी होगी। तो आपने निकाल के दिया कि मैम इसके लिए भी 8 लाख और इसके लिए भी 8 लाख, पर क्वेश्चन कहता है कि एक्सपोर्ट वाले को 10% का डिस्काउंट देना है। यहां पे लिखिए ये बात कि ऑर्डर हैज टू बी taken in full and executed at 10% below the normal domestic price। तो इसका 10% कम कर देंगे तो आपके पास में 7,20,000 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले केस में जब मैं 130% पे ऑपरेट कर रही हूं, यानी मैं डोमेस्टिक वाले को उसका 80 दे रही हूं और एक्सपोर्ट वाले को उसका 50 दे रही हूं, तो उस टाइम इसका 80 यानी वही जो ओरिजिनल 12,80,000 है वो पूरा, और इसका 50 यानी 8 लाख माइनस 10% दैट इज 7,20,000। So this will be the sale in another two columns except the first one. Now any more doubt, Shiv? Okay. हिमांशी सेल देख लो, 7,20,000 कैसे आया पता लगा? ओके डन। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लिमिटिंग फैक्टर वाला आज वापस नहीं करवाऊंगी, कल मैंने कॉस्टिंग रिवीजन में ले लिया था। फिर आता है रिप्लेसमेंट डिसीजन, ये है इंडिफरेंस पॉइंट। कब पहचानेंगे कि इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है? अगर आपको एक से ज्यादा अल्टरनेटिव नजर आ रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में तो बात कैपेसिटी की थी। अगर क्वेश्चन में ए बी सी और डी 4 चीजें दिख रही है और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा बढ़िया है, अपन को कौन सा बनाना है, या फिर लिखा जाए कि आपका एप्पल मैंगो ऑरेंज, इस तरह के क्वेश्चन दो ही चीज के हो सकते हैं। जैसे ही आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिखे तो दो ही ऑप्शन है, पहला तो की फैक्टर और दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट। अगर आपको कुछ भी लिमिटेड बता रहा है, घंटे लिमिटेड है, मशीन के घंटे लिमिटेड है, रॉ मटेरियल लिमिटेड है, इसका मतलब क्वेश्चन की फैक्टर का है। पर अगर ऐसा कुछ भी लिमिटेड नहीं दे रखा, फिर भी कह रहा है कि आप बताओ इनमें से कौन सिलेक्ट करें, तब वो क्वेश्चन होता है इंडिफरेंस पॉइंट का। ठीक है, अगर आपको मेरे को याद कराना है इंडिफरेंस पॉइंट क्या था, तो मैं आपको बता दूं, आप निकाला करते थे चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। इससे आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता था जिस पॉइंट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी चीज में जा सकते हैं। ये ज्यादातर मशीन के लिए होता है इंडिफरेंस पॉइंट, कि हम इस मशीन को यूज करें, इस मशीन को यूज करें या इसको यूज करें प्रोडक्ट बनाने के लिए। या फिर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, मैं कोलकाता में लगाऊं, मुंबई में लगाऊं या फिर आगरा में लगाऊं, ये डिसीजन किस तरीके से होता है। तो मैं दो दो करके उठाऊंगी। पहले मैंने इन दोनों को उठाया, इन दोनों में वही चीज लगाई, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज है 1 लाख का और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है 20 रुपए का। बताना इंडिफरेंस पॉइंट कितना है? बिल्कुल, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट ये नहीं होगी, इसके अंदर मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का टोटल लगाना पड़ेगा। इनका टोटल तो 100 है और इनका टोटल है 200, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज 100। तो आपका इंडिफरेंस पॉइंट कितना आया? 1,000 या 10,000? मेरा तो सौरभ 1,000 ही आ रहा है, चेक करो ध्यान से।
ये जो इंडिफरेंस पॉइंट है इसका मतलब है कि अगर आप 1000 यूनिट बनाओगे ना तब तो सोचना ही मत कि x1 से बनाए या x2 से बनाए, एक सी बात है। पर फिर सवाल पूछने वाला क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि अगर 1100 यूनिट बना रहे हैं तो x1 बढ़िया है या x2 बढ़िया है। आपको उसको किस बेसिस पे बताना होता है। मैंने एक टाइमलाइन बनवाई थी कि अगर इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर का मामला है या नीचे का मामला है, तो मैं अब आपसे कितनी यूनिट का पूछ रही हूँ, 1100 यूनिट का पूछ रही हूँ, तो इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर की बात हो रही है, वहां पे तो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम वो वाली मशीन ले लो। इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे की बात हो रही है तो जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम वो ले लो। तो ये ऊपर की बात हो रही है, इन दोनों में से किसकी वेरिएबल कॉस्ट कम थी, x1 की, यानी हम x1 चूज कर लेंगे। अगर मैं आपसे 800 यूनिट की बात करती तो आप इन दोनों में से जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती उसको चूज कर लेते, यानी x2 की कम है तो आप x2 चूज कर लेते। तो इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका एमसीक्यू आने के चांस है, इसका क्वेश्चन आने के कोई खास चांस नहीं है क्योंकि 7 नंबर में इतना बड़ा डेटा बनता ही नहीं है। उसके बाद में ये है आपका इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको रूटीन वाली क्लास से ही देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी कि कुछ अप होता है कुछ डाउन होता है। पर इस क्वेश्चन को करने का रीजन या क्या इसमें एसेंस है वो देख लेते हैं कि डिसीजन कौन सा लेना है। सबसे पहले तो इसने दे रखा है कि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 की सारी कथा तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कह रहा है, और आप मुझे बता दो 31 दिसंबर 2022 की, यानी कुछ बजट चैप्टर से रिलेटेड है। जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था तो आपका बजट किया हुआ नहीं था, पर अब आपने कर लिया है तो आपको ये बेशक समझ आ जाएगा कि कोई अगर आपको पिछले साल का डेटा देता है और कहता है कि अगली साल का प्रेडिक्ट करके बताओ, तो नीचे कुछ बातें भी देता है कि अगली साल मटेरियल महंगा हो जाएगा ये मान लेना, लेबर महंगा हो जाएगा ये भी मान लेना, इस तरीके से। तो इसने ऊपर तो सारा एक्चुअल वाला पिछले साल का डेटा दे दिया। ठीक है, नीचे क्या दिया है, नीचे देखते हैं। कह रहा है कि अगली साल ऐसा ऐसा हो जाएगा, कैसा कैसा होगा, मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा 10% से, वेरिएबल ओवरहेड का 5% से, लेबर की एफिशिएंसी 12% से बढ़ जाएगी, वेज रेट भी बढ़ जाएगा 5% से। आपको पता है लेबर की एफिशिएंसी जब बढ़ती है तो 12% से बढ़ी, यानी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 112, और जब वेज रेट बढ़ता है तो मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 100। इस चीज में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को एफिशिएंसी वाले में? रिसेंट मैंने बजट वाले में भी सेम ही चीज बताई थी। फिर फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज हो जाएंगे तो कर देंगे जितने पहले हैं उससे। उसके बाद में क्या होगा, आपको बताया है कि आपको सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना है पर प्रॉफिट उतना ही कमाना है जितना पिछली बार कमा रहे थे। सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना है चाहे सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ जाए। तो कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पता लग जाएगी नई वाली प्लस प्रॉफिट कर देंगे। प्रॉफिट इसने कुछ नया दिया होता तो नया जोड़ देते, इसने बोला पहले वाला रख लो तो पहले वाला जोड़ देंगे। आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मतलब सेल मिलेगी, आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा कह रहा है कि है ना मैं करता हूँ कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा और उस हिसाब से इतनी इतनी सेल होती है, तो वो ऐसा कहता है कि अपने को ऐसा करना चाहिए। तो ये अलग है, यहां तक क्वेश्चन अलग था जो ऊपर तक था। ये एक चीज तो ऊपर तक थी जिसके अंदर इसने क्या किया, अब वाला प्रॉफिट निकाला। अब वाला प्रॉफिट निकालने का कारण क्या है, आगे भी उतना ही रखना है तो अभी तो पता होना चाहिए ना कितना है। अब वाला प्रॉफिट मिला, उसके बाद आपने नई वाली कॉस्ट निकाली, नई वाली कॉस्ट में अब वाला प्रॉफिट जोड़ा, सेल मिली। फिर एक ये अलग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अलग अलग लेवल पे मार्केटिंग के खर्चे दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आपको हर लेवल पे चेक करके बताना है कि कौन सा बढ़िया है, कि एक्चुअल में मैं कितना खर्चा करूं। तो कहता है कि अगर आप इतना खर्चा करते हो 80,000 का तो आपकी 2,000 से यूनिट बढ़ जाती है। 2,000 से सेल बढ़ने के बाद मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा लाकर देगी, इतना लाकर देगी। तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन और एक्स्ट्रा खर्चा दोनों को लेस करने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। हर लेवल पे आपने निकाल लिया कौन सा बढ़िया लग रहा है। मेरे को बढ़िया लग रहा है ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। यानी कुल मिला के मैं उसको समझाऊंगी कि मार्केट में जा, एडवर्टीजमेंट कर, एडवर्टीजमेंट पे 1,94,000 का खर्चा कर, 4,000 यूनिट एक्स्ट्रा बिकेगी और हमें बहुत सारा फायदा होगा। इतनी सी बात है। फिर 2022 के लिए वापस से एक प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालने को बोला। जो आपने डिसीजन दिया था कि ऐसा ऐसा कर, उसने ये वाला खर्चा कर दिया और जोड़ दिया, तो 20,000 के बजाय 24,000 यूनिट सेल हो गई। इतनी सी बात थी। इसकी भी रिटर्न प्रैक्टिस करना आप।
तो ये भी अच्छा है क्वेश्चन। उसके बाद 7th वाला इलस्ट्रेशन इज अबाउट आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो ये 3-3 कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं के सबसे ज्यादा संभावना है। ये कब बनता है? एक तो बनता है एक से ज्यादा ऑफर होता है आपके पास तब, और एक बनता है जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तब। तो इसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप आज तक 8000 यूनिट बना रहे थे और 8000 ही बेच रहे थे। यही लिखा है, 8000 बना रहे थे और 8000 ही बेच रहे थे। फिर कहानी क्या हुई कि सेल मैनेजर को लगता है कि वो 10,000 बेचेगा, तब मुझे बाकी की 2000 का कोई जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। या तो मैं खुद बनाऊंगी, या मैं बाहर से लाऊंगी, या मैं एक्स्ट्रा मशीन खरीद के लाऊं और बनाने के लिए क्या करूंगी, देखते हैं। इसने बोला आपके पास में यही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, उन 2000 यूनिट को बाहर बनने के लिए दे दो। तो बताओ क्या इस पहले वाले ऑप्शन में कोई कॉस्ट मेरी बढ़ेगी क्या? मेरी कोई वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एक एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। कितना? 2000 इंटू 225। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, उतना ही उतना मेरा तो 8000 यूनिट बनाने का खर्चा ही लगेगा। फिर पहले ऑप्शन में तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया कि एक एडिशनल मशीन लेकर आओ, उस मशीन को 2 लाख की आएगी, 20 साल उसकी लाइफ है, ये तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बता दिया। और 10 वर्कर लेकर आएंगे स्पेशल, जो इस मशीन को चलाने में काम आएंगे, जिनको 500 रुपए हर महीने के मिल रहे थे और उनको 25% का बेनिफिट भी देना है। तो नए वर्कर का जो भी खर्चा है जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है वो देख लेंगे। फिर आपको बताया नीचे वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया तो गलत हो सकता है। इसने बोला आप चाहे कोई भी अल्टरनेटिव के साथ जाओ, चाहे फर्स्ट वाले के साथ जाओ चाहे सेकंड वाले के साथ जाओ, ये खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यानी कि एडमिन एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ेगा और सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 से बढ़ेगा। मेरा आंसर कुछ इस तरह दिखना चाहिए कि ऑप्शन 1 मैं कुछ नहीं कर रही, मैं आज भी 8000 यूनिट ही सेल कर रही हूँ, दैट इज जितना प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया उतना ही कमा रही हूँ। ऑप्शन 2 बाहर से 2000 यूनिट मैं खरीद कर ला रही हूँ, तो इसके अंदर भी आपको 2 एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ने हैं जो नीचे दिए गए थे, एडमिन एक्सपेंसेस और ऑफिस या सेलिंग के नाम से जो भी है। ऑप्शन 3 इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा मशीन लगाई जिसके कई तरह के खर्चे हैं, वो आपने एक्स्ट्रा जोड़ने। जिसमें क्या क्या खर्चा आया? एक तो आया जितनी फिक्स्ड कॉस्ट पहले थी वो, प्लस एडिशनल जो खर्चे नीचे दिए गए वो, मशीन का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। ये क्वेश्चन उस टाइम मैंने करवाया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट शीट में, बिल्कुल मैंने ये बात उसी टाइम लिखवाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करते, पर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपकी बुक करती है तो वो उसके अंदर इंक्लूड कर देती है। तो अगर आप नहीं जोड़ें तो आप अजम्पशन लिख दें, अगर आप जोड़ रहे हैं तब भी आप ये बात लिख दें कि हम जोड़ रहे हैं बिकॉज एज पर ICI स्टडी मटीरियल ICMAI, और अगर नहीं जोड़ते हैं तो बिकॉज सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। देखो एक्चुअली क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली और डीप जाएंगे ना तो कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है? जो डिबेंचर पे, बैंक के लोन पे, ये वाले नहीं होते, लेकिन नोशनल कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट जो होती है कि हमारी ये पैसा अगर आज इसमें यूज नहीं होता तो कहीं और दिया ब्याज पे होता तो पैसे का ब्याज मिलता, वो इंटरेस्ट मिलता। इस तरह का इंटरेस्ट जो है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, ये आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, मशीन में मेरा पैसा फंस गया इसलिए जो इंटरेस्ट मुझे नहीं मिल पाया, इस तरह की कॉस्ट को नोशनल या इंप्यूटेड कॉस्ट कहते हैं, इसलिए इसको जोड़ा है। बाकी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसी भी हाल में नहीं आएंगे, फिर तो चाहे बुक भी लिख देना तो भी मैं लिखने को नहीं बोलूंगी कि आपको जोड़ के आना है, नहीं जोड़ के आना। ये क्वेश्चन इस तरीके से था और इसने भी आपका नीचे अजम्पशन दिया है कि ये मानता है फिक्स्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होते हैं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो फिर गड़बड़ हो सकती है आंसर में। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करवाया जरूर था, पर इसके बारे में ये भी बताया था कि जब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कहानी कथा वाला,
इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस भी ज्यादा है। और एज आपके पास में ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, 120 नंबर का पेपर आता है, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना बेवकूफी है पेपर में। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, पर इसने बोला था कि मार्केटिंग डायरेक्टर अलग बात कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग कर रहा है, वर्क डायरेक्टर अलग कर रहा है, तीनों के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो इसकी खुद की कैलकुलेशन ही इतनी ज्यादा टफ लग रही है कि वहां पे नहीं छेड़नी है ऐसी कैलकुलेशन। ठीक है, शट डाउन और कंटिन्यू, इसके लिए आपका ये सिंपल सा प्रोसेस है कि शट डाउन कर दूं या फिर बिजनेस चलाऊं। अगर कोई आपसे रूटीन में भी ये सवाल पूछ ले तो आप उसको यही बोलोगे कि आज तेरा नुकसान कितना हो रहा है, क्यों नुकसान होता है तभी कोई शटडाउन की बात करता है। तो आप क्या कहोगे कि आज कितना नुकसान हो रहा है, अगर तू चालू रखेगा तो तेरे को कितना नुकसान होगा, और अगर बंद कर देगा तो कितना नुकसान होगा। सपोज करो मैं आपको बोल रही हूं कि अगर मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगी तो मेरा 50,000 का नुकसान है, अगर मैं बिजनेस को बंद कर दूंगी तो मेरा 1 लाख का नुकसान है। तो आप मुझे क्या एडवाइस करोगे, चालू रखूं या बंद कर दूं? तो आप मुझे कहोगे मैम चालू रख लो, ताकि 50,000 का नुकसान तो फिर भी कम है, बंद करने के बाद ज्यादा हो रहा है। इसमें इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा क्या? नहीं, इसमें इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलेगा। इसके अंदर ये सिस्टम है कि दोनों से बस प्रॉफिट निकाल लो और कंपेयर कर लो, चालू रख के प्रॉफिट कितना हो रहा है, बंद करके कितना हो रहा है। क्या हम पूरे बिजनेस की बात ही करते हैं क्या हमेशा? नहीं, हो सकता है आपके बिजनेस के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हो, और आप केवल यही बात कर रहे हो कि मैं इस विभाग को बंद करना चाहता हूं केवल। जैसे कैडबरी कंपनी है, वो आज ये डिसीजन लेना चाहती है कि मेरे को 5 स्टार से थोड़ा नुकसान हो रहा है, मैं 5 स्टार को बंद करूं या चालू रखने दूं। तो आप उसको कहोगे अपना प्रॉफिट निकाल ले 5 स्टार के साथ और अपना प्रॉफिट निकाल ले 5 स्टार के बिना, जो भी ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से डिसीजन ले ले। अगर 5 स्टार के बिना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो इसको बनाना बंद कर दे, अगर 5 स्टार के साथ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो इसको बनाए रख, इतनी सी बात है। तो इसका सॉल्यूशन भी इसी तरीके से होता है कि इसके बिना और इसके साथ आपको प्रॉफिट निकालना है। आई होप नो मोर कंफ्यूजन इज देयर। ठीक है, उसके बाद में ये सेम टू सेम है एक्सपेंशन वाला, यानी कि आप अपनी 80% कैपेसिटी के बाद बचा हुआ भी यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उतना ही था। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11, हाशिफ कुछ बोल रहा है क्या? एक से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, पर बंद करने की बात थोड़ी हुई थी उन पहले में से किसी में। पहले एक से ज्यादा प्रोडक्ट थे तो हम उनमें ये पता लगा रहे थे कौन सा बनाऊं और कौन सा नहीं बनाऊं। इसके अंदर तो आप सब बना रहे हो ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है और आप ABC तीनों ही बना रहे हो। आप अब ये सोच रहे हो कि इनमें से किसको बंद करूं। दोनों में फर्क हो गया ना। एक जो सवाल बिजनेस करने से पहले मेरे दिमाग में आता है, जिसमें मैं ये सोच रही हूँ कि A बनाऊं, B बनाऊं, C बनाऊं, और एक सवाल ऐसा है कि मैं ऑलरेडी ABC बना रही हूं, मैं किसको बंद करूं। समझ गए फर्क? ठीक है, फिर ये आपका था सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट शीट बनानी थी, जो मैंने आपको कल भी सिखाई। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और आपको मिल जाता है प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर मेरे को ना 2 मैसेज अनरीड बता रहा है, पर रीड करने की परमिशन नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता ये किसके मैसेज शो नहीं कर रहा है। एक बार आप जितने भी लोग हैं, शिव और हिमांशी, एक बार हेलो लिखो, मैं चेक करती हूँ सबके मैसेजेस बराबर आ रहे हैं क्या इसमें। शिव के तो आ रहे हैं ना, हिमांशी के शायद ये हाइड कर रहा है। आ रहा है, ठीक है, डन। उसके बाद में जहां पे फिर से मशीनों की बात हो गई कि सेमी ऑटोमेटिक लगानी है या ऑटोमेटिक लगानी है, हमें पता लग गया ये इंडिफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है। दोनों में से कौन सी मशीन लगानी है, मैं दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट निकालूंगी। अगर मैं उससे ज्यादा यूनिट बनाऊंगी तो मैं कौन सी मशीन चूज करूंगी जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, और अगर मैं उससे कम यूनिट बनाऊंगी तो जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मैं वही वाली मशीन चूज करूंगी। इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन ज्यादातर मशीनों या लोकेशंस के हिसाब से आता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका 14th वाला है। ये भी एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट का क्वेश्चन है कि ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी इसी कॉलमनर फॉर्मेट में होगी कि जितना आज कर रहे हो, जितना सेकंड वाले में करोगे, जितना थर्ड वालों में करोगे, बिल्कुल उसके जैसा है जो मैंने एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला सिखाया था, इसलिए वापस नहीं सिखा रही। आप लोग आज दोनों को एक साथ लेके बैठना और एक साथ ही कर लेना। उसके बाद आपका ये 15th वाला जो क्वेश्चन है, ये आ जाता है
कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, इसको कराने में मेरे को पूरा लेक्चर लगा था, मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करवा रही हूँ और क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने वो बता रही हूँ। इसमें आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट जब बनानी होती है तो आप कैसे कैसे लिखते हैं। आप लिखते हैं सबसे पहले मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे मिलता है प्राइम कॉस्ट। पर क्या हमें ये सब लिखना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी कॉस्ट शीट नहीं बनवाता, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, तब आपको वेरिएबल भी लिखनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड भी लिखनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन फिक्स्ड में कौन सी वाली लिखेंगे? आप लिखेंगे अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का कंसेप्ट डालने के बाद वाली। ठीक है, एक तो होती है समय के अनुसार, एक होती है यूनिट्स के अनुसार। तो यूनिट्स के अनुसार लिखनी है फिक्स्ड। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो ऊपर दी गई है वो आपको जो बेसिक क्वेश्चन में दी रखी है वो 1 ईयर की 40,000 दे रखी है और डेटा आप बना रहे हो 3 मंथ्स का, तो आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि 40,000 एक साल की है 3 महीने की निकाल लूं। आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से कि ये कितनी यूनिट की है और हमें कितनी यूनिट की निकालनी है। पर मैम आपने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे नहीं होती, बेसिस पे लगती नहीं है, लेकिन हर चीज हर खर्चा हम अल्टीमेटली कस्टमर से ही लेते हैं। तो हम यूनिट की कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ते तो है ना, उसको कहते हैं रिकवर करना। तो आप रिकवरी तो करेंगे, अब वो रिकवरी कई बार तो अंडर हो जाती है और कई बार ओवर रिकवरी हो जाती है। यहाँ आप जोड़ देते हैं, टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। आपको याद होगा प्लस माइनस ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, इसका डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इसी टोटल के हिसाब से करना है। प्लस अंडर रिकवरी माइनस ओवर रिकवरी, फिर आप क्या प्लस करोगे? सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल वाले, सेलिंग ओवरहेड फिक्स वाले। मजे की बात यहाँ कोई यूनिट देखने की जरूरत है नहीं है, फैक्ट्री से बाहर सामान आते ही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो आप वही 3 महीने के लिए निकाल लोगे, 1 साल का अगर दिया गया है तो, यानी टाइम पीरियड देखना है यहाँ पे। फिर सारी कॉस्ट आ जाती है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और सेलिंग प्राइस या सेल मिल जाता है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था। मार्जिनल कॉस्टिंग का तो और भी सिंपल दिखता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल वाले ऊपर चले जाते हैं और फिक्स्ड वाले नीचे आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल सीओजीएस ऊपर चला गया और नीचे फिक्स्ड सेलिंग और फिक्स्ड प्रोडक्शन। नीचे आ गया सेलिंग का फिक्स्ड वाला और प्रोडक्शन का फिक्स्ड वाला कॉस्ट, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ गया। सीओजीएस कैसे निकलता है? सीओपी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो स्टॉक है इसके वैल्यूएशन में केवल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली जाती है। दोनों में फर्क यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप इस स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो पूरा सीओपी लेते हैं जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं, लेकिन मार्जिनल में जब आप इस क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो केवल वेरिएबल वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इतना ही फर्क है। इससे कॉस्ट शीट बनानी है, पेपर के टाइम कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेना, उसी को करके चले जाना, सिर्फ उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आने की संभावना भी बहुत कम है। मार्जिनल में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपसे ये पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो तो बेशक इजी थे, इसीलिए मैंने आपको वापस रिवाइज कराने की तो बात ही नहीं आती। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट बचता है तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, शट डाउन, कंटिन्यू और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंडिफरेंस पॉइंट सब ही सिखा दिया है। की फैक्टर मैंने कल बता दिया था। तो अगर आपको इसके बाद अगर कुछ लगता है तो आप मुझे पर्सनल में फोटो डाल दें, मैं आपको रिटन सॉल्यूशन अलोंग विद द वॉइस नोट डाल दूंगी। तो अब इस चैप्टर को जिन लोगों ने भूत बना रखा है कि ये बहुत टफ है, बहुत हार्ड है या नहीं होता है, इसको इस वीडियो के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें।
ये हो जाएगा। 28 जैसा क्वेश्चन आता है क्या? 28 जैसा क्वेश्चन के लिए मुझे 28 देखना पड़ेगा। ये भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, और ये आए तो ये बहुत इजी है, तो हमें क्यों डरना है। आपको आज की रिवीजन के बाद इस चैप्टर को क्लियर करना है। जितना आपने क्लास के टाइम माहौल बनाया था उतना कुछ हार्ड नहीं है, इसके अंदर कॉमन सेंस यूज होता है, और वो अगर अभी तक नहीं था तो अब तक आ गया होगा, क्योंकि अब आप पूरी इंटर पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।